अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज दो चीज़ों पर एनालिसिस होगा। पहला, टर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर तनकीद की है, क्रिटिसाइज़ किया है F-35 के हवाले से, और दूसरा उन्होंने F-16 के हवाले से भी काफ़ी अहम एक क्लू दिया है मुस्तकबिल का। और दूसरा, क्या यूक्रेन F-16 लेने जा रहा है या वो कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं? इस हवाले से बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। इन पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रिक्वेस्ट कि आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने रिसेंट अपने कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं, जिनको टीआरटी और दूसरे जो टर्किश मीडिया आउटलेट्स थे उन्होंने रिपोर्ट किया। यहाँ उन्होंने अमेरिका को कई लिहाज से अपनी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन रशिया के दौरान जो ग्रेन एग्रीमेंट था उसकी भी बात की कि वो यूक्रेन और रशिया को आपस में टेबल पर लाना चाहते हैं और वो कुछ दिनों के अंदर रशियन सदर से भी बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि हमने F-35 प्रोग्राम में जहाँ तक हो सका हमने काम किया, हमने अपने हिस्से का जो भी हमारा काम था वो प्रॉपर तरीके से करते रहे। हमें अमेरिका ने डिच किया, एट दी एंड हमें F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया और हमारा $500 million US का जो सरमाया था या हमारा जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था F-35 प्रोग्राम में, वो भी ज़ाया हो गया। उन्होंने यहाँ एक और बात की कि हमने F-35 के लिए पे तो किया, लेकिन उससे जो नतीजा हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल सका, सिर्फ अमेरिका की हठधर्मी की वजह से। ऐसा कहना था टर्किश सदर का। असल में यूएस ने टर्की को 2019 के एंड में इस डील से निकाल दिया था, यानी F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया था, और उसकी जो लीगल एक्टिविटीज़ थी वो भी पूरी कर ली गई थी मार्च 2020 तक। इसकी वजह ये थी कि टर्की ने रशिया से S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया था, और यहाँ चूँकि रशियन इक्विपमेंट होने की वजह से और दूसरी रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होने की वजह से अमेरिका को ये खतरा था कि F-35 की कुछ क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन रशिया के हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से वो S-400 को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं या F-35 के ख़िलाफ़ उसका कोई काउंटर अच्छा तैयार कर सकता है रशिया। इस वजह से रशिया ने नेटो का हिस्सा होते हुए भी टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया था, जो कि टर्की के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ भी थी। इसकी वजह से टर्की अभी तक कई मामलात में सफ़र कर रहा है, और उनकी जो एयर पावर थी उसको भी अच्छा खासा धचका लगा था, क्योंकि टर्की 100 से ज़्यादा F-35 लेने का ख्वाहिशमंद था। और यहाँ उन्होंने दूसरी चीज़ कही कि हमें 1 से 2 महीनों के अंदर एक अच्छी खबर मिल सकती है। टर्किश सदर का कहना था टर्किश एयरफोर्स को ये अच्छी खबर F-16 की सूरत में मिलेगी। सो मोस्ट प्रोबेबली ये F-16 ब्लॉक 70 की तरफ इशारा हो सकता है। यहाँ उन्होंने कहा कि जो दो बड़ी पाबंदियाँ टर्की पर लगाई थी, अगर टर्की को F-16 ब्लॉक 70 मिल जाए तो टर्की उन्हें ग्रीस के ख़िलाफ़ यानी अपने मेन दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी शर्त भी इसी से रिलेटेड थी कि अमेरिका के मुख्तलिफ इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। सो इन दो शराइत को भी हटा लिया गया है अमेरिकन सेनेट की जानब से, ऐसा कहना है टर्किश सदर का। और अगर ऐसा कर लिया गया है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। दूसरी तरफ टर्की अपने लिए ऐसा रेडार भी मंजर आम पर ले आया है जो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया है। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टर्की की। लेकिन यहाँ एक चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि ये टर्किश टेक्नोलॉजी अभी उतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं हुई, जैसा कि उनके ड्रोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। उन्होंने एक ख़ास वक्त लगाया है अपने ड्रोन्स पर, इस वजह से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है। जबकि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार की बात की जाए तो इसमें अभी टर्की बिल्कुल न्यू है। ये अभी ऐसा रडार के कुछ यूनिट्स हैं जिनको F-16 पर टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें काफ़ी अरसा लगेगा इनको टेस्ट करने में, इनमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में। यहाँ जो एक बड़ा मसला है जो टर्की और पाकिस्तान को अलहदा करता है वो ये कि टर्की को बेसिक सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, जबकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेपन्स में पाकिस्तान चाइना से मदद ले लेता है, और चाइना टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर है। जबकि टर्की को इस तरह किसी बड़े मुल्क की इस तरह तायद नहीं हासिल, जिसकी वजह से टर्की को बहुत सी चीज़ों पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उन चीज़ों को फिर ज़रा कवर करने के लिए पीआर कैंपेन्स भी करनी पड़ती हैं। फ़िलहाल टर्की ये देख रहा है कि वो अपने F-16 को अपने मुल्क में ही अपग्रेड करे ओज़गूर प्रोग्राम के तहत, जबकि मुस्तकबिल में वो अभी भी F-16 ब्लॉक 70 की तरफ देख रहे हैं। अगर F-16 ब्लॉक 70 नहीं मिलता तो फिर यूरोफाइटर टाइफून उनके लिए एक आखिरी ऑप्शन होगा। बहरहाल दूसरी चीज़ पर बात करें तो इस महीने के शुरू में, नवंबर के शुरू में, ये अपडेट आई थी कि कुछ यूक्रेनियन पायलट्स वो इस वक्त यूएस में मौजूद हैं और उन्हें
यूएस में ट्रेनिंग दी जा रही है फाइटर एयरक्राफ्ट की। अब यूएस ज़ाहिरी बात है रशियन या सोवियत फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग तो देने से रहा, तो वो अमेरिकन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे और इसके लिए $100 मिलियन भी अमेरिका ने मुख्तस किए थे यूक्रेनियन पायलट्स के लिए। अब इस वक्त जो बातें चल रही हैं, नेदरलैंड अपने F-16 MLU वर्जन वो बल्गारिया को दे देगा और बल्गारिया के पास जो मिग 29 एयरक्राफ्ट 11 की तादाद में मौजूद हैं वो यूक्रेन को दे दिए जाएंगे। यानी कि अभी भी पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जिनके पास सोवियत मेड एयरक्राफ्ट हैं उन्हीं को ही किसी न किसी तरह सर्कुलेट करके यूक्रेन को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये भी उठता है कि बहुत से यूक्रेनियन सोर्सेज, उसके अलावा इवन रशियन सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं, जिनमें रशियन ओसेंट्स भी शामिल हैं, कि मुस्तकबिल में यूक्रेन को इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान F-16 भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और अगर F-16 प्रोवाइड किए जाते हैं यूक्रेन को तो एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। और दूसरा, यूक्रेनियन सोल्जर्स इसी माह के शुरू से ही अमेरिका में ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं और इससे पहले भी इस तरह की इतलात आती रही हैं। उससे पहले एक और चीज़ थी कि शायद यूक्रेन को A-10 वॉरथॉन्ग दिए जाएं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और अपनी ग्राउंड स्ट्राइक प्रिसीशन कैपेबिलिटीज़ की वजह से दुनिया में अभी भी अपना नाम बरकरार रखे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ F-16 हैं जो कि एयर टू एयर मोड में इंतहाई ज़्यादा लीथल है और वो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकते हैं अगर वो यूक्रेन को मिल जाते हैं। बहरहाल इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज अभी भी इस बारे में दावा कर रहे हैं कि बल्गारियन मिग 29 मिलने के बाद उन्हें F-16 भी मिल सकते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं। लेकिन ये अगर होता भी है तो अगले कुछ माह में होगा, अगर रशिया यूक्रेन वॉर और ज़्यादा लंबी चलती है। बहरहाल यूक्रेन ने खैरसन के इलाके से अपनी फ़ौजों को वापस बुला लिया है, जो कि एक यूक्रेनियन विक्ट्री के तौर पर समझा जा रहा है और खैरसन के इलाके में दोबारा से यूक्रेनियन परचम लहरा दिए गए हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।